मैं आशुतोष कुमार, इतिहास विभाग बीएनएम कॉलेज बढ़िया, पार्ट 1 ऑनर्स के आप सभी छात्र हैं इतिहास के। मैंने आप लोगों को महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले बतलाया है और उसके बाद इल्तुतमिश की उपलब्धियों का भी पूर्ण विवरण हमने आपको दिया है कि इल्तुतमिश नव संगठित तुर्की सल्तनत का जो यहाँ सुल्तान बना, उस भारत का, वह कैसे इस नवजात सल्तनत को बचाया चालीसा के द्वारा, प्रशासकीय नीतियों के द्वारा, युद्ध से रणथंभ और ग्वालियर या उन सरदारों को पराजित कर, और इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत हम आज एक नया वर्ग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस वर्ग में वह है रजिया सुल्तान। (1236) में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक दिल्ली सल्तनत, नव जात दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत प्रशासिका बनी, सुल्तान बनी। तो यह एक विचित्र बात है, खास करके मुस्लिम कौम में, संप्रदाय में, कि कोई स्त्री या नारी सुल्तान के पद पर आसीन हुई। लेकिन इसके पहले एक पृष्ठभूमि में आपको ये बतला दें कि इल्तुतमिश को 4 पुत्र थे, पुत्रियां थी, कि उसमें इल्तुतमिश यह जानता था कि मुसलमानों में उत्तराधिकार की जो लड़ाई होती है, उसमें जैसे तैसे अराजकता और आपसी द्वेष से कहीं सल्तनत ही तुर्क का या जो शमसी तुर्क का सल्तनत कायम हुआ है, जिसको चालीसा के द्वारा, प्रशासकीय नीतियों के द्वारा इल्तुतमिश ने सुदृढ़ किया है, यह कहीं उत्तराधिकार के युद्ध में नष्ट न हो जाए, समाप्त न हो जाए। उसने इस स्थिति में 1231-32 से ही वो अपने बड़े बेटे नासुरुद्दीन महमूद को अपने पुत्र नासुरुद्दीन महमूद को, जो कि इल्तुतमिश की समझ में काफी योग्य शासक बन सकता था, उसको क्रमशः लाहौर, बदायूं, अवध का हाकिम या प्रशासक नियुक्त किया और उसे जनमानस के प्रति जो सहयोग लिया जाता है या युद्ध से किसी विरोधी को पराजित किया जाता है, या अपने विद्वता से, अपने प्रशासकीय नीतियों से जो हायरार्की है, प्रशासन का पद सोपान है, उसे संगठित किया जाता है। इन सभी में उसको योग्य समझता था। और जब वह बदायूं का या अवध का या लाहौर के हाकिम के रूप में ये नियुक्त किया, तो यह बात भी सामने आई कि अपने युद्ध कौशल से, अपने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था से, जनमानस के सहयोग से वह एक लोकप्रिय गवर्नर, हाकिम, चूंकि क्षेत्र बटा हुआ था दिल्ली सल्तनत का, तो वह हुआ ऐसा, वह उपयुक्त व्यक्ति के रूप में उसका पुत्र आया। बाकी सभी पुत्र उसके इसके योग्य नहीं थे। इस उत्तराधिकार में जब नव संगठित दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए वह इतना दूरदर्शी था कि अपने पुत्र को उसकी ट्रेनिंग नासुरुद्दीन महमूद को दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना कहिए कि जब उसको खलीफा से 1229 के आसपास, 1229 में वैधानिक सुल्तान घोषित किया गया, उसके ही तुरंत बाद इस
यह पुत्र उसका नासरुद्दीन काल के गाल में समा गया। अब एक और परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अब किसे सुल्तान बनाया जाए, तो रुकनुद्दीन फिरोज का नाम आता है। उसका दूसरा पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज का नाम आता है, रुकनुद्दीन फिरोज का। लेकिन ये अन्य पुत्रों में भी अगर कुछ इसके पास था तो ये था कि यह विलासिता में डूबा रहता, अकंठ डूबा रहता था। इसका विल पावर बहुत कमजोर था और इस तरह से इल्तुतमिश को लगा कि क्यों नहीं हम अपनी पुत्री रजिया को इसके योग्य समझें, इस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पद के योग्य समझें। और उसने केंद्रीय शासन में रजिया सुल्तान की सहभागिता भी निश्चित की और उसका अच्छा प्रभाव भी दिखा। जब ये लाहौर मुल्तान पर आक्रमण के लिए दिल्ली से दूर जाने लगा इल्तुतमिश, तो इसने दिल्ली का भार पर डाला। ग्वालियर पर जब 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण के लिए, अब 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण के लिए जब इल्तुतमिश दिल्ली छोड़ा तो दिल्ली क्या सारा प्रभार उसने रजिया सुल्तान को दिया। रजिया सुल्तान कहते रजिया अपनी पुत्री रजिया को दिया और रजिया ने इसे पूरे साहस के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी प्रशासनिक विशिष्टता के साथ इसे निभाया। और इस तरह से उसने एक इल्तुतमिश ने एक विज्ञप्ति जारी की कि रजिया हमारी बात उत्तराधिकार हमारी सक्सेसर होगी, उत्तराधिकारी होगी, रजिया सक्सेसर होगी। यहां पर एक और तथ्य सामने आता है कि जो तुर्क थे, जो चालीसा के सदस्य थे, जो उसके सहयोगी थे, वह मुस्लिम संप्रदाय में इस तरह औरतों को पद देने के विरोधी थे और कई हाकिम, कई सरदार, कई सैन्य सेनापति इस तरह से ऐसा समझते थे कि यह हम लोगों का अपमान है। उन्होंने इल्तुतमिश के दरबार में यह बात कही। हो सकता है कि इल्तुतमिश जैसा कि मिहनाजू सिराज इतिहासकार था, मिहनाजू सिराज इतिहास के इल्तुतमिश के समय इतिहासकार मिहनाजुस्सराज लिखता भी है कि रजिया के निर्वाचन के उत्तराधिकार के निर्वाचन को, जो नियमानुकूल निर्वाचन को वैध करने के विरुद्ध सारे तुर्क, सारे हाकिम, सारे दिल्ली के जो इस्लामिया मुसलमान थे, एक दिल्ली में इस्लामिया मुसलमान इस्माइलिया मुस्लिम, तुर्क, हाकिम, मतलब गवर्नर, ये सब के सब विरोधी के रूप में सामने आए और दरबार में उन्होंने बात रखी। ऐसा लगता है इतिहास में ऐसा लगता है कि मेरा कि उसने रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली लाया और दिल्ली लाकर शासक पहले बनाया, गवर्नर दिल्ली लाकर उसने ऐसा किया कि मन मनाया कि ठीक है, इतने विरोध के बावजूद भी इसको बिठाया जा सके। तब तक रजिया ही उत्तराधिकार के लिए विज्ञप्ति में, उसके आदेश पत्र में सुल्तान रही थी। लेकिन उसके पहले ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई
1236 में। और तब कई तुर्क सरदारों ने, कई सैन्य शासकों ने, कई हाकिमों ने और दिल्ली की जनता ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज को उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। इस गद्दी पर बैठा दिया और सिर्फ 7 महीने का रुकनुद्दीन फिरोज 7 महीने 1236 एडी में शासक रहा या सुल्तान रहा, शासक रहा। अब रुकनुद्दीन फिरोज क्यों 7 महीने शासक रहा? तो इसकी मां थी शाह तुर्कन। इसकी मां का नाम शाह तुर्कन था। रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कन थी। ये चेरी से रानी और रानी से राजमाता बन गई थी। इल्तुतमिश की सबसे प्रिय थी। अन्य पत्नियां और उसके संतति, माने उसके जो बच्चे थे, जो उत्तराधिकार के लिए योग्य या अयोग्य थे लेकिन दावेदार तो जरूर थे, उन सबको रुकनुद्दीन फिरोज अपने जो उसकी आदतें थी, उसका जो जीवन शैली था, उसी विलासता के आकंठ में वो डूबा रहता था। और इस दरमियान इसकी मां शाह तुर्कन शासन कर रही थी दिल्ली सल्तनत पर, उन तुर्क सहयोगियों, सैनिकों, सरदारों के साथ लेकर। और संपूर्ण इल्तुतमिश परिवार को वो प्रताड़ना दे रही थी, उसके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, और उसमें रजिया भी शामिल थी। ऐसी स्थिति में वो सभी सरदार या सामंत, सरदार या सेना या शासक या जनमानस उसका विरोधी होते चले गए। रुकनुद्दीन फिरोज का हुआ क्या कि जब विरोधी होते गए तो एक बार ऐसा माना जाता है कि उनके विरोध का स्वर जब रजिया ने अनुभव किया तो दिल्ली में दोपहर के नमाज के वक्त एकत्रित मौलवियों की भीड़ में उसने जाकर न्याय की गुहार की, लाल वस्त्र पहन कर आई और न्याय का गुहार की कि पिता के द्वारा राजगद्दी मुझे सौंपा गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के विरोध के चलते हमें राजगद्दी नहीं मिली। और यह नवजात दिल्ली सल्तनत जो हमारे पिता ने इतने संगठित किया, सुसज्जित किया, इसको दूरदर्शी होकर कई युद्धों से क्षेत्रीय विषमता को दूर किया और इसको अपने कब्जे में किया। अगर आप लोग हमें साथ दें, न्याय दें, तो हम यह दिखला देंगे कि हम औरत होने के बावजूद भी, नारी होने के बावजूद भी पुरुषों से कम नहीं है। और शाह तुर्कन के विरुद्ध उसने जिस तरह से ममतामयी बातों को जनमानस के सामने उस नवाज में रखा, उससे एक उत्तेजना फैल गई दिल्ली में कि भाई इतनी अच्छी शासिका और सुल्तान का उत्तराधिकारी और रुकनुद्दीन फिरोज और शाह, जिसका की पेटीकोट सरकार चल रही है, शाह तुर्कन उसकी मां चला रही है, और वो उस समय सभी विरोधी, यहां तक कि प्रधानमंत्री जो वजीर था उसका, प्राइम मिनिस्टर, वो जुनैदी था, जुनैदी भी उन विद्रोही तुर्क सामंतों के साथ, हाकिमों के साथ मिल गया और रजिया का साथ हो चला। ये उत्तराधिकार रजिया, उसको शाह तुर्कन को बंदी बना लिया गया, रुकनुद्दीन फिरोज को भी बंदी बना लिया गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई और 1236 में रजिया को सुल्तान के पद पर बिठा दिया गया। यह मुस्लिम इतिहास में या नवजात भारतीय संदर्भ में, नवजात मुस्लिम सल्तनत में यह पहली महिला थी जो शासिका बनी, जो सुल्तान बनी। और इसने यह साबित किया कि हम पुरुषों से कम योग्य नहीं है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात जो किसी भी कौम में आती है, चाहे हिंदू कौम में हो या ज्यूज में हो या क्रिश्चियनिटी में हो, कहीं भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा लोकल सपोर्ट। तो आप यह समझ सकते हैं
कि जो मुस्लिम या जो जनता, चूंकि उसके साम्राज्य में हिंदू भी थे, राजपूताना क्षेत्र भी था, मुल्तान और लाहौर का भी क्षेत्र था, अवध और बंगाल का भी क्षेत्र था, तो सारे के सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से उस समय ऊपर निकल रहे थे और एक स्त्री को सम्मान दे रहे थे और आत्मसात कर रहे थे उस शासन को। और सही में अगर इसके शासन को दो पार्ट में बांटा जाए, 1236 से 3839 और 123839 से 1240, अगर दो पार्ट में बांटा जाए तो आप ये मानकर चलिए कि 36 से 39 तक सुल्तान पद पर विराजमान होने के बाद रजिया ने जिस प्रशासनिक धैर्यता और संगठन का परिचय दिया, जिस युद्ध और विजय का, आक्रमण की नीतियों का, युद्ध आक्रमण और उससे प्राप्त विजय का परिचय दिया, जिस तरह से उसने तुर्क के उस घमंड को, शमसी तुर्कों के उस घमंड को चूर किया कि आप ही सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, और भी मुस्लिम हैं जिनको आपका ही एक अधिकार नहीं है, वह और जो यहाँ मुस्लिम हैं, चाहे इस्माइली मुस्लिम हो या तुर्क से इतर मुस्लिम हो, वह भी हमारे साम्राज्य के अंग हैं और उनकी भी प्रशासनिक सहभागिता है, आर्थिक उनकर वो भी देते हैं, रेवेन्यू वो भी देते हैं, उनका भी सोच बेहतर है। वो सारे प्रॉब्लम्स को राजपूताना जो रणथंभौर चाहे ग्वालियर के जो लोग थे, वो लोग आकर से दस्तक देने लगे कि भाई रजिया बन गई है, अब हम विरोध करेंगे। और ये 38 से 39 और 40 के पीरियड तक, लेकिन 36 से 38-39 तक रजिया ने जिस प्रशासनिक संगठन का निर्माण किया, जिस बहादुरी के साथ उसने राजपूतों को, मुसलमानों को, मुल्तान और पंजाब के शासकों को पराजित किया, जिस राजस्व से उसने निर्माण के कार्य किए, वह बहुत ही बेहतर है। हम आपको रजिया सुल्तान के इस दोनों पार्ट को 1238-39 और 1238-39 से उसके मृत्यु तक के भाग को अगली क्लास में बताएंगे। इतना आप जान लीजिए कि रजिया क्राउन हुई, यानी सुल्तान के पद पर बैठी, और सभी तरह के जो कठिनाइयां थी, उस कठिनाई में अगर कोई पुरुष भी सुल्तान बनता, चाहे उसके परिवार की पारिवारिक समस्याएं थी, कई उत्तराधिकार के लिए कई रजिया के भाई और उनके रिश्ते नाते उत्तराधिकार के लिए उस चुनौती दे रहे थे। ये कई तुर्क जो शमसी तुर्क थे, वो ये समझ रहे थे कि भाई तुर्कों के विरोध ही कार्य कर रही है, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया भी, वह गैर तुर्क मुसलमानों को भी उसने जगह दी और उसे भी सम्मान दिया। चालीसा के उन व्यक्तियों को जो इल्तुतमिश के प्रति प्रेम रखते थे और उनके वंश और यश को निरंतरता दिए रहते थे, उसको उसने अपनी ओर खींचा भी और प्रशासन में सुधार भी लाया। इन सब बिंदुओं पर हम इसे दो पार्ट में 36 से 38-39 और 1238-39 से 1240 को अगले क्लास में बताएंगे। तब तक आप देखिए कि रजिया सुल्तान की क्या क्या उपलब्धियां रही, इस पर आप लोग पढ़िएगा। अवध बिहारी पांडे की भी किताब है, मोहम्मद नियाज की भी किताब है, बहुत अच्छी, हसमीत की भी किताब है। तो इंग्लिश और हिंदी जो भी राइटर आपको मिले पूर्व मध्यकाल का, उसमें तुर्क अफगान काल या तुर्क के साथ साथ आपको तो अफगान बाद में आते हैं, तो वो दिल्ली सल्तनत के इस महानायिका के बारे में आप चित्रण कीजिए। बाद में याकूत के जलालुद्दीन याकूत जो हब्सी था, उसके साथ आमिर क्या कहते हैं घुड़सवार का सरदार रहा था, उसको कैसे वो पद देता है, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर वजीर बनाता है, किस तरह से वो
दूसरे सरदारों को मिलाकर उसको अधिक जागीर देता है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।